वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज के इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को फिनिश कर लिया होगा और एक्साइटेड होंगे आज की इस क्विज को लेकर। आज की तारीख है 7 नवंबर और घड़ी में बजे हैं ठीक रात के 8 बजे। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक रात 8 बजे मैं हमेशा हाजिर होता हूं नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। तो फिर से हाजिर हूं नए 15 क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चंस को लेकर एक्साइटेड होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को लिखते हैं तो अपना पेन और पेपर ले लीजिए और क्विज स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप उनके आंसर्स को भी लिख सकते हैं अगर आप लिखते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द डेटा इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा होता क्या है? कोई सिंबल, न्यूमेरिक अंक या फिर कोई टेक्स्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिंबल, ऑप्शन सी नंबर एंड ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन गिवन। यानी जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम कंप्यूटर को देते हैं तो वह डेटा बन जाता है। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपने जवाबों को सेंड कर दिया होगा। अब सही समय है आपके द्वारा दिए गए जवाब को वेरीफाई करने का। आप लोग काफी अच्छे से आंसर करते हो, पर आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप लेट हो जाते हो तो ठीक रात 8 बजे आ जाए अगर ये लाइव, चूंकि 8 बजे क्विज स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है सिंबल्स, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट। यानी चाहे आप कोई सिंबल एंटर करें, चाहे आप कोई न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन दे या फिर आप टेक्स्ट लिखें, वह कंप्यूटर के लिए डेटा बन जाता है। केवल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग कोई चीज टाइप करके सर्च भी करते हैं तो वह डेटा नहीं बनता। डेटा वह बनता है जब उसको हम स्टोर करते हैं जाकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द डेटा दैट गोज इनटू द कंप्यूटर? जब कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट एंड ऑप्शन डी कैलकुलेशन। यानी डेटा को अगर हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं इसको हम कहते क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाबों को वेरीफाई करने का। तो इसका सही जवाब है इनपुट। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हो अगर आप उसे कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम इनपुट कहते हैं। और जब कंप्यूटर हमें रिजल्ट दे रहा होता है, जिस भी फॉर्म में वो रिजल्ट बाहर आता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। और जब आपके दिए हुए इनपुट को वह रिजल्ट में कन्वर्ट करता है इसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन ये था कि जब हम डेटा एंटर करते हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब था इनपुट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज एन एटीएम? एटीएम क्या है? ऑप्शन ए ब्रांचेस ऑफ बैंक्स, ऑप्शन बी स्टाफ फ्री काउंटर्स ऑफ बैंक, ऑप्शन सी कैश विदाउट स्टाफ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो एटीएम यूज करते होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको आंसर भी पता होना चाहिए था। अगर नहीं पता था तो अब पता चल जाएगा। वैसे जो भी आपने आंसर सेंड किए हैं, चलिए वेरीफाई करते हैं। इसका सही जवाब है कैश विदाउट स्टाफ। पहला जवाब था ब्रांचेस ऑफ बैंक्स, जो नहीं हो सकता। बैंक की ब्रांचेस से एटीएम का कोई लेना देना नहीं है। अगला ऑप्शन था स्टाफ फ्री काउंटर्स ऑफ बैंक। यहाँ पे काउंटर्स नहीं होते बहुत सारे एटीएम्स में। जब आपने एटीएम मशीन के जो भी देखा होगा एटीएम मशीन को, तो वहाँ पे काउंटर्स नहीं होते, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत था। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन 3 था यानी कैश विदाउट स्टाफ, आपको स्टाफ की जरूरत नहीं है। आप बस एटीएम लेके जाइए और सामने वाला स्टाफ हो ना हो आप पैसे निकालिए और चले आइए। वैसे भी स्टाफ होता नहीं है, मशीन ही होती है जिसके साथ हमें डील करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बट नॉट मशीन that process data while converting it to the information। कहते हैं एक कंपोनेंट है
ना कि एक मशीन है जो हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ऑप्शन ए है कैश, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है प्रोसेसर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो ये सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करने का। वैसे उम्मीद करता था मैं पहले से ही कि शायद आप इसका जवाब सही ही देंगे। चलिए चेक करते हैं। इसका सही जवाब है प्रोसेसर। क्यों है वो समझिए। क्वेश्चन ये था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब कंपोनेंट मतलब एक पार्ट होता है, ना कि पूरी मशीन होता है। साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ था एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नॉट मशीन। मशीन नहीं, एक कंपोनेंट प्रोसेस डेटा व्हाइल कन्वर्टिंग इट टू द इंफॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विथ विच कोऑर्डिनेशन डज द मेन मेमोरी वर्क। किसके साथ कोऑर्डिनेट होके मेन मेमोरी कार्य करती है। अब आपको याद होगा तो मेन मेमोरी में हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी थी। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी इंटेल, ऑप्शन सी रैम एंड ऑप्शन डी स्पेशल वर्क कार्ड। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपने जवाबों को सेंड कर दिया होगा। आंसर बताने से पहले आपको बता दूं ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में ट्रिपल सी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो भी पिक किया गया है सितंबर मंथ में। तो अगर आप इनको आंसर कर पा रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप एग्जाम अपीयर करते हैं तो क्या आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे इजीली। क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ ये हाल ही के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं ट्रिपल सी के या ओ लेवल के, जहाँ पे फंडामेंटल के बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हैं। चलिए इसके सही जवाब का देखते हैं क्या है सही जवाब। तो इसका सही जवाब है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चंस आर विथ विच कंपोनेंट डज द मेन मेमोरी वर्क। अगर आपने फंडामेंटल की ऑफलाइन क्लास ली होगी जो मैंने अभी हाल ही में ली थी, उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें मैंने मेन मेमोरी के बगल में जस्ट सीपीयू को बनाया था और मैंने कहा था दोनों कोऑर्डिनेट होकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ही वही था कि दोनों का कोऑर्डिनेशन किसके साथ है। अब यहाँ पे रैम तो नहीं हो सकता क्योंकि रैम ही तो आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। सीपीयू के अंदर भी एक रैम आती है जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू को आप केवल रैम नहीं कह सकते, वह रैम के साथ कार्य करता है। एक रैम फिजिकल रैम होती है जो आपको दिखती है, दूसरी होती है जो प्रोसेसर का भाग है जिसको हम डेटा कैश मेमोरी कहते हैं। तो इसका सही जवाब था सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, यानी दिए हुए ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई कौन सी है। ऑप्शन ए एसएमपीएस, इसको हम कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी स्टेबलाइजर, उम्मीद करता हूं आपके घरों में लगा होगा और आपने उसको खूब यूज किया होगा। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही रेगुलेटेड पावर सप्लाई के ही हिस्से हैं। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, जितने भी ये दोनों दिए हुए हैं ये दोनों ही रेगुलेटेड पावर सप्लाई के हिस्से नहीं है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपने जवाबों को सेंड कर दिया होगा और अब ये सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए और देखा जाए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है एसएमपीएस। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। एक्चुअली पावर सप्लाई दो प्रकार की होती है। एक होती है लीनियर पावर सप्लाई जो एक इनपुट लेती है और एक ही आउटपुट देती है। दूसरी होती है रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो इनपुट तो एक लेती है लेकिन आउटपुट्स कई सारे देती है। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर्स में करते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको सेपरेटली अलग अलग पावर चाहिए। जैसे कि आपका प्रोसेसर अलग पावर मांगता है, आपका मदरबोर्ड जो कि +12 वोल्ट करंट पे चलता है, प्रोसेसर जो +3 वोल्ट करंट पे चलता है, ऐसे आपके हार्ड डिस्क है, रैम है। तो ऑलमोस्ट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग पावर चाहिए। अब अगर हम स्टेबलाइजर को यूज़ करेंगे वो तो सेम इनपुट लेके सेम आउटपुट देता है, यानी उसमें
डिफरेंसेस नहीं होंगे, तो वो आपका कंप्यूटर पे कार्य नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर पे कार्य करेगा SMPS, जो कि एक इनपुट लेता है और कई सारे आउटपुट्स में बांट देता है, और उन आउटपुट्स को जिस कंपोनेंट की जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से उस पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच लेयर इज कॉल्ड एंड टू एंड लेयर ऑफ इन OSI। अब OSI क्या है, ये एक नेटवर्किंग का हिस्सा है। मैं आपको पहले बता दूं, OSI मॉडल में होती हैं 7 लेयर है। पहले एप्लीकेशन, इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड देन सेशन, चौथी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी लेयर होती है नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, और सबसे लास्ट में आती है फिजिकल लेयर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया उन 7 लेयर्स में से एंड टू एंड लेयर किसे कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर को, ऑप्शन बी है डेटा लिंक लेयर को, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर को, एंड ऑप्शन डी है आपका फिजिकल लेयर को। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने जवाबों को सेंड कर दिया होगा, और कुछ लोग तो कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि हो सकता है इस टाइप का सवाल पहली बार सुना हो। वैसे तो मैंने फंडामेंटल की बेसिक क्लास में जो ऑफलाइन लिया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि OSI मॉडल की हर एक लेयर का एक मतलब होता है, हर एक लेयर अलग अलग वे में फंक्शन करता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं सबसे पहली लेयर जो कि एप्लीकेशन है, मैसेज को क्रिएट करने के और मैसेज को रीड करने के काम आती है। वहीं जब हम सेशन लेयर की बात करते हैं तो मैसेज को क्रिएट करती है एप्लीकेशन लेयर, लेकिन उसको कन्वर्ट करती है, डीकोड करती है आपकी सेकेंड लेयर, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ऐसे पूरी लेयर्स का एक अलग अलग काम है। इसका सही जवाब है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही यही है कि वह डेटा को, जो भी आपका मैसेज है, वो उस नोड से लेकर उसको उस नोड तक ले जाती है जहां पे भी वो मैसेज सेंड किया गया है। बेसिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक नोड से दूसरे नोड तक, एक छोर से एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा को ट्रांसमिट करने का कार्य ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैन एंड मैन वाज स्टार्टेड। यानी लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कंप्यूटर की किस जनरेशन से स्टार्ट किए गए थे। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन से, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन से, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन से, एंड ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन से। यानी लैन और मैन इन दोनों का है स्टार्टिंग किस जनरेशन से किया गया है। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने जवाबों को कर दिया होगा सेंड, और अब समय है कि आपके जवाबों को किया जाए वेरीफाई। और अगर आप लिखते हैं तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन से बेसिकली आप कह सकते हैं नेटवर्किंग स्टार्ट हो गई थी कायदे से होना। थर्ड जनरेशन में लैन और मैन दोनों ही प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हो गए थे और वर्किंग फंक्शनैलिटी में चलने लगे थे। उम्मीद करता हूं आपको इसका जवाब पता चल गया होगा, और अगर आपने इसका सही जवाब दिया था तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दिए हुए ऑप्शंस में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है। ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मैलिक्यूअस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मॉलवेयर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपके हिसाब से इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। सेंड कर सकते हैं अपना जवाब अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। आंसर करने से पहले कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मॉलवेयर तो खुद ही अपने आप में एक कंप्यूटर वायरस ही है, तो ये तो इसका जवाब हो नहीं सकता। बात आती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो ये कई सारे सॉफ्टवेयर्स के कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये है ये खास एंटीवायरस पर्पस पे तो नहीं है। तो इसका सही जवाब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जब हम बात करते हैं एंटीवायरस की
या कोई स्पेशल पर्पस से बनाया गया किसी भी एक एप्लीकेशन की, तो उसको हम यूटिलिटी ही कहते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा फिल हो गया है, उसको क्लीन करना है तो आप किसी क्लीनर का यूज़ करते हैं। जैसे इसके लिए सीसी क्लीनर आता है, तो वह भी एक यूटिलिटी ही है। ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के ही हिस्से हैं। बट आप जब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं दिया गया है जिक्र, तो आप इसको यूटिलिटी ही कहेंगे, क्योंकि ये सारे उसी के पार्ट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। When first web browser was introduced, सबसे पहली वेब ब्राउजर का इस्तेमाल, यानी सबसे पहला वेब ब्राउजर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990 एंड ऑप्शन डी 1999। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब कर दिया होगा सेंड, और सही होगा इसकी भी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। बट फिर भी जब तक आपका आंसर मैच ना कर जाए मेरे बताए हुए आंसर से, तब तक मे बी आपको कन्फ्यूजन तो होगी ही होगी। चलिए आपको श्योर कर देते हैं, और इसका सही जवाब है 1990। देखिए www जिसे इन्वेंट किया था टिम चार्ल्स बर्नर्ली ने, इसे इन्वेंट किया था 1989 से। तो उसके जस्ट बाद आपका पहला वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया है, जो कि है 1990 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट रुपे एंड माइक्रो एटीएम कार्ड विद आधार नंबर? दिए हुए बैंकों में से सबसे पहली बैंक वो कौन सी है जिसने सबसे पहले रुपे एटीएम कार्ड एवं माइक्रो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया है, जो कि आधार से लिंक हुआ कर चलता था? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑप्शन डी है एचडीएफसी बैंक। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब अब तक आपने सेंड कर दिया होगा, और अब समय है कि आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए, चेक किया जाए कि आपका जवाब सही है या गलत। चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले रुपे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया, और इसके साथ साथ सबसे पहला माइक्रो एटीएम कार्ड भी उन्होंने ही इस्तेमाल किया था। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ये याद भी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन विच प्रिंसिपल कॉम्पैक्ट डिस्क वर्क? सीडी, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करती है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल लेजर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक, ऑप्शन सी मैकेनिकल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके द्वारा सेंड किया गया जवाब सही होगा, और पहले उसको वेरीफाई करें कि सही है या गलत। तो इसका सही जवाब है ऑप्टिकल लेजर। अभी हाल ही में मैंने फंडामेंटल की ऑफलाइन क्लास ली है, जिसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि हार्ड ड्राइव जो होती है वो मैग्नेटिक मैकेनिज्म पे चलती है, और जो सीडी या डीवीडी होती है वो ऑप्टिकल मैकेनिज्म पे चलती है, जिसमें लेजर बीम्स के थ्रू डेटा रीड एंड राइट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESC? स्केप। ये आपने जरूर देखा होगा, कीबोर्ड में स्केप बटन होता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है भाई स्केप का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कोड सर्विस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक कोड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सॉफ्टवेयर। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने दे दिया होगा अपना जवाब अब तक, और सही दिया होगा, इसकी भी मैं काफी हद तक उम्मीद करता हूं। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा दिया गया जवाब सही है या गलत।
तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। देखिए, आप जब एस्केप बटन का यूज़ करते हैं तो एस्केप बटन का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं किसी एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए, मतलब उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही था वो था ऑप्शन सी। इसका फुल फॉर्म है ESC का, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What happens if you press and hold the super key in Ubuntu? Ubuntu क्या है पहले ये बता देता हूँ। Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, रेड हैट द्वारा बनाया हुआ। इसको हम सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जैसे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज 7, विंडो 8, ऐसे ही एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जिनको स्टार्टिंग में अखिलेश यादव जी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए हुए लैपटॉप्स मिले थे, तो उनमें दोनों ही आए थे। एक विंडोज 7 आया था, दूसरा उबुंटू उसके साथ लगा हुआ था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम पे उबुंटू इंस्टॉल है, तो उबुंटू में अगर आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप सुपर की को दबाते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन ए है रिस्टार्ट द पीसी, पीसी रिस्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है टर्न ऑफ द पीसी, पीसी बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी है सी ऑल द शॉर्टकट्स, उस विंडोज के सॉरी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी शॉर्टकट्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही होगा, और चेक करते हैं कि सही है या गलत है। तो इसका सही जवाब था रीस्टार्ट द पीसी। जब हम अगर इन उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है हमारे पीसी में, अगर हम स्टैंडर्ड या सुपर की प्रेस करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, तो आपका पीसी ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज पासपोर्ट रिलेटेड? पासपोर्ट आपको बनवाना है, पासपोर्ट में कोई चीज़ें चेक करनी है, करेक्शन करने हैं, तो कौन सा एप्लीकेशन नीचे दिए हुए में जो उससे संबंधित है, जिस पे आप काम कर सकते हैं? ऑप्शन ए है पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन बी है सेवा पासपोर्ट, ऑप्शन सी है ई पासपोर्ट, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही होगा। चलिए करते हैं चेक। ये जवाब है पासपोर्ट सेवा। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका जवाब पता चल गया होगा। जैसे आपके 15 क्वेश्चंस आज के फिनिश हो गए हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अभी हाल ही में 15 सितंबर का जो प्रैक्टिस सेट है CCC का, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कल फिर हाजिर होऊंगा नए 15 क्वेश्चन को लेकर, ठीक रात 8 बजे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस, ये क्विजेस पसंद आ रही हैं, आपको नए नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। कल ठीक रात 8 बजे हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।